हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। ये सेशन के दौरान आपका माइक प्लीज म्यूट पर रखें। दूसरी, सेशन के दौरान प्लीज एक जगह पर बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप सबको अपने सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। जिनका भी सवाल हम सेशन के दौरान नहीं ले सके वो प्लीज हमें कॉल, मैसेज या वॉइस रिकॉर्ड भी भेज सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। आज हम सबसे पहले हमारे साथ डेज़री मैम जुड़ेंगी। मैम एक थेरेपिस्ट हैं। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिर हमारा सेशन डॉक्टर कावेरी जी के साथ होगा। मैम ने MBBS और MS किया है गुवाहाटी कॉलेज मेडिकल कॉलेज से। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर बी बुरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट में। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज के हमारे फैकल्टीज के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, किसी किताब से जितना सीख ना पाए उतना ये हमें सिखा जाते हैं। जज्बा ना जाने कहाँ से आता है, पर जब भी आते हैं दिलों पर छा जाते हैं। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे से हैं और जो यहाँ पे सीख रहे हैं वो आप लोगों के काम आ रहा है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा धीमे करके आप बेहतर फील कर रहे हैं और यू आर मूविंग टुवर्ड्स हेल्दी लाइफ। अभी आप सबको ये समझ में आ गया होगा ये सेशंस अटेंड करते करते कि कैंसर के सेल्स टॉक्सिसिटी के ऊपर पलते हैं और टॉक्सिसिटी और एल्कैलिनिटी शरीर की बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्कलिनिटी बढ़ती रहती है तो टॉक्सिसिटी अपने आप कम होती रहती है। और कैंसर की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए या और किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी शरीर की टॉक्सिसिटी को कम करें और एल्कलिनिटी को बढ़ाएं। तो कल जब मैंने शुरू में सेशन शुरू किया था तो मैं बता रही थी कि आप लोग ये चीजें खा रहे होंगे, अपने न्यूट्रिशन का इस तरह से ध्यान रख रहे होंगे। अभी ये बताऊंगी कि जो टॉक्सिक चीजें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं आजकल। टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है और शरीर में बीमारी की वजह से ताकत कम है, तो उन चीजों को नहीं खाइए। तो उसमें एक है दूध। जो आजकल दूध बाजार में मिलता है उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। और दूसरी चीज है सफेद चीनी। तीसरी चीज, आप जो नॉनवेज अगर खाते हैं या मीट खाते हैं उसको पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है और इसलिए वो आपके शरीर की काफी ज्यादा ताकत को ले लेता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके एब्जॉर्ब करने में ज्यादा मुश्किल होते हैं।
और गेहूं का इस्तेमाल कम करिए क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन हमारी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाता है, मींस द ग्लूटेन गेट्स स्टक इन आवर इंटेस्टाइन। और दूसरी बात जो हम अक्सर करते रहते हैं खाने पीने के अलावा, वो सांस लेने के बारे में है, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा अंदर जाती है अल्कलिनिटी बढ़ती जाती है। नेगेटिव थॉट से हमारी टॉक्सिसिटी बढ़ती है और पॉजिटिव थॉट से हमारी अल्कलिनिटी बढ़ती है। कल हम लोग बात कर रहे थे अकेलेपन की, और शांभवी मैम ने हमें कितने अच्छे से बताया कि अकेलेपन को की रीजंस क्या है और उसको हमें डील किस तरह से करना है। तो अकेलापन, और अकेलापन जब हमें कुछ समय तक फील होता रहता है, उसके बाद हमें बेचारगी फील होने लगती है, सेल्फ पिटी होने लगती है, और सेल्फ पिटी होने लगती है उसके बाद हमें गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हम औरों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप हमारी लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी इतनी प्रॉब्लम है आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा डिक्लाइन हो जाता है। तो इसको अकेलेपन के ही स्टेज पे पकड़ लेना है और इसको डील करना है, ताकि ये बेचारगी तक नहीं पहुंचे। जैसे ही सेल्फ पिटी होने लगती है तो कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक अकेलापन तो वो होता है जो हम लोगों को टीन एज में ज्यादातर लोगों को महसूस होता है। ये आजकल जो यंग लोग हैं लॉकडाउन में, क्योंकि अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको महसूस होता है। और दूसरा अकेलापन वो होता है जो जब हम मैच्योर्ड हैं, हमने काफी जिंदगी देख ली है, और उसके बाद किसी समय पे हमारी जिंदगी में आ जाता है। तो एक एक मिनट में दोनों के बारे में बताऊंगी। जब मेरी अपनी एज करीब 16-17 थी, आई वॉज यंग, तो मैंने एक कहीं से शब्द सीख लिया था जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो मुझसे कोई भी कुछ कहता था, आई से नहीं यार मुझे तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तो ये थोड़े दिन तक घर में चलता रहा। मेरी मम्मा कुछ भी कहती थी, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तो मम्मी ने एक दिन कहा, ऐसा करो, तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है ना, तो उठो और बाहर लॉन में जाओ, और करीब 5-6 पौधे, जो बड़े वाले पौधे थे, उनकी मिट्टी चेंज करो और मिट्टी को गुदाई करो। तो मैंने कहा, क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ डिप्रेशन हो रहा है, आप कह रहे हो मिट्टी की गुदाई करो। तो शी सेड नहीं, इसी से ठीक होगा। मुझे और ज्यादा गुस्सा आया कि क्या बता रही है। बट एनीवेज, तो मैं बाहर गई और मैंने मिट्टी की गुदाई की और उन पौधों की मिट्टी चेंज करके दूसरे गमले में लगाया। तो करीब 1-1.5 घंटा लग गया मुझे इस काम में। तो वापस आई तो मम्मी ने पूछा कि तुम्हें उस समय पे डिप्रेशन महसूस हो रहा था क्या जब मिट्टी चेंज कर रही थी? आई सेड नहीं, अब उस समय तो मैं बिजी हो गई थी ना, तो उस समय नहीं डिप्रेशन हो रहा था। तो शी सेड, कुछ समझ में आ रही है क्या बात? तो आई सेड हाँ, आई डिडंट वांट टू एक्सेप्ट, बट हाँ मुझे लगा कुछ तो है। अगले दिन उन्होंने कहा, इससे डबल गमलों की मिट्टी को चेंज करो और उन पौधों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो मैं गई, फिर मैंने वही काम किया, और फिर ये करते करते मुझे वो पौधों से ऐसे प्यार जैसा हो गया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्चुअली, तो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली, और उनको पानी देना, उनके गमलों को पेंट करना, उनमें फूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कीड़ा तो नहीं लग रहा है, और मैंने उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और मेरा डिप्रेशन इसके साथ चला गया। तो जैसे ही मुझे वो फीलिंग एक होती थी अकेलेपन की, जो मेरे ख्याल से जब जिंदगी में मीनिंगलेसनेस हो जाती है, पर्पस नहीं समझ में आ रहा होता है, उस वजह से हो जाती है। और पर्पस को कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं ढूंढना है, छोटे छोटे पर्पस इन लाइफ ढूंढ लेने से, उन पे काम कर लेने से हमारा अकेलापन जाता है। और खास तौर से जब आप किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधा हो, आप जब कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो आपका अकेलापन उसके साथ कम होता है।
कुछ लोग अकेलापन की वो वाली बात करते हैं, स्पेशली लेडीज जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनको ना तो अपनी मदर का खाना बनाया हुआ पसंद आता है, ना उनको उनका ज्ञान चाहिए होता है। तो सडनली लगने लगता है कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, अब ना तो मेरी कोई बात सुनता है, मैं किचन में कुछ बनाती भी हूँ तो उनको पसंद नहीं आता इतना ज्यादा। अब मैं बहुत लोनली हो गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा अकेले हो गई हूँ, ये फीलिंग होने लगती है। तो ऐसे समय में कहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, कहाँ पे मैं अब अपने ये जो मेरे रिसोर्सेज हैं मैं कहाँ को फोकस करूं, उसका अलग जरिया ढूंढना पड़ता है। तो आपके आसपास अगर बच्चे हैं तो आप 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आप और कुछ नहीं तो इतना डिसाइड कर लीजिए कि मैं सुबह से रात तक में कम से कम 5 लोगों की जिंदगी में एक खुशी का पल अच्छा सा लाऊंगी, चाहे मैं उनको मुस्कुरा हरवा दूंगी, उतना कर दूंगी, बट आई विल कंट्रीब्यूट। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं आई विल कंट्रीब्यूट, तो आप दिन भर वो मोमेंट्स ढूंढते रहते हैं जब आप कंट्रीब्यूट कर सके, और आपकी लाइफ जो है बड़ी खूबसूरती से निकलने लगती है। तो ये जो कंट्रीब्यूट करने की चीज है जिसमें हम सोचते हैं कि अच्छा मैं ये करूंगा तो इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है, जब भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो फायदा एक्चुअली आप ही का सबसे ज्यादा होता है। जब आप किसी को मुस्कुराने का मौका प्रोवाइड करते हैं तो फायदा सबसे ज्यादा आपका ही होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, और कंट्रीब्यूट करने की अपनी जो एक मानसिक स्टेज है उसको बनाए रखिए और उसके मौके को ढूंढते रहिए। हर समय ये ध्यान रहे कि मैं दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या नहीं, और मैं अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कि नहीं। हर विचार जो मैं सोच रही हूँ उससे मेरी जिंदगी ऊपर जाती है या नीचे आती है। अगर वो नीचे आती है तो प्लीज उठ जाइए, जाके चेहरा धो लीजिए, माहौल को चेंज कर लीजिए और फिर से अपना काम शुरू करिए। तो आई होप कि जो भी लोगों की अकेलापन है वो धीमे धीमे हम लोग कोशिश करेंगे उस पे काम करते रहे लगातार, और आप अकेले नहीं हैं, हम लोग सब के सब साथ में हैं यहाँ पे। तो डेजरी, यू आर विद अस टुडे? यस। वाओ, सो दैट्स ब्यूटीफुल। तो डेजरी मैम आज एक बहुत ही खूबसूरत सेशन लेने वाली हैं। आई होप कि आप लोग अपनी नोटबुक्स और पेन्स लेके बैठे हैं। आप प्लीज मुझे अपनी नोटबुक और पेन दिखा सकते हैं? गौसिया, गौसिया, जी मैम, जी मैम। can we see the notebooks and the pens of people? Yes मैम, yes. See, this is my notebook. हम लोगों ने पेन और बुक लेके बैठे हैं, है ना? तो देखिए मैं इसको रोजाना लेके बैठती हूँ और जो भी सेशंस होते रहते हैं उनके बारे में लिखते रहती हूँ, और ये समझते रहती हूँ कि इन लेसन से लर्न करके कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं वापस उठाती रहूं आपके साथ, और आपको याद कराती रहूं कि हमने ये सीखा था, इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो प्लीज नोटबुक और पेन लेके बैठिए, तभी आपका फायदा इससे पूरा का पूरा होने वाला है। So Desiree, please, can I request you to start the session? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पूरा सेशन होगा हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, जो टैपिंग करेंगे उसका होगा। तो मैं घंटी बजाती हूँ, सब लोग प्लीज आंख बंद कर लो, और वो जो 10-20 सेकंड हैं जो ये घंटी बजती रहेगी उसमें जरा अपने पूरे शरीर का चेक कर लो कि आपको कहाँ कंफर्टेबल लग रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ अगर दर्द नहीं हो रहा पर खुद भी थोड़ा तनाव है या कुछ अलग तरह की संवेदना। ओके, सो I'll ring the bell, just close your eyes and do a quick body check to see if there's any pain, any discomfort, any stress in any part of the body.
since the whole session is going to be pain in the body, then we'll start right away. Okay. Okay, great. Thank you. So EFT या टैपिंग शरीर के लिए पहली बार हमने किया था। जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उस समय और जो नहीं जुड़े थे बाद में आप प्लीज वो पूरा सेशन देख लेना। और टैपिंग की थी हमारे इमोशंस के लिए, क्योंकि उस समय कोरोना शुरू हुआ था और उस समय सबका डर बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए उसके लिए किया था। आज पूरा शरीर के लिए करेंगे। याद ये रखना है कि आप किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, आपकी टैपिंग पॉइंट बिल्कुल ही सेम है। करने की विधि, द वे ऑफ doing the method of doing the tapping points, everything is exactly the same, whether you're doing for emotional pain or you're doing for physical pain or any other kind of pain. So very quickly मैं आपको points पहले बता देती हूँ। तो 10 points आपको याद रखने हैं। पहला है चालू, और जैसे मैं करती जा रही हूँ अगर आप भी अपना टैप करो उसी समय तो आपको इजीली याद रहेगा। तो पहला है चालू, टॉप ऑफ द हेड, द क्राउन ऑफ द हेड इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट्स हैं जो आंखों के इर्द गिर्द। पहला है जहां आपकी आईब्रो झुर्रियां शुरू होती हैं, where your eyebrow starts is the first point. All three are on the bone, तीनों बोन पर हैं, हड्डी पर है। ये पहला पॉइंट है जहां, तो ये बिंदी का पॉइंट नहीं है, यहाँ है साइड पे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है साइड ऑफ द आई। थर्ड पॉइंट है अंडर द आई। ओके, ये 3 हो गए, 1 2 3, और मैंने ये पहला वाला दिखाया था 4 ये हो गए। बाकी 3 जो है वो एक लाइन में है। एक नाक के नीचे अंडर द नोज, चिन के ऊपर, और तीसरा है इसको कॉलर बोन पॉइंट बोलते हैं। मैं वापस आके इस पॉइंट का आपको समझा। तो ये 3 और 3 6 और 1 7, 3 पॉइंट्स बचे हैं। एक अंडर आर्म है। ये अंडर आर्म लेडीज के लिए, दोनों के लिए, लेडीज एंड जेंट्स के लिए निप्पल के लाइन में है। ये लेडीज के लिए ब्रास टैप के बीच में होता है। ओके, 8 ये हो गए। 9 है रिस्ट या नब्स का पॉइंट, जहां डॉक्टर आपका नब्स देखता है। इस पॉइंट को आप दोनों को साथ में भी कर सकते हो इस तरह। ओके, और 10th पॉइंट है कराटे चॉप। और कराटे चॉप जब आप करते हो प्लीज आप हाथ के ऊपर के भाग में करें, कोशिश करके नीचे के भाग में ना करें। 10 पॉइंट्स में है। तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि वापस इस पॉइंट का आके मैं समझाती हूँ। ये पॉइंट जरा आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबके हमारे ये कॉलर बोन है, इसकी ये 2 बोन्स यहाँ हैं, जहाँ जेंट्स टाई का वो गांठ आता है उनका वहां। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप और किसकी तस्वीर देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे हाथ तो बहुत करीब हैं, उनके दूर हैं, वो मत देखिए। किनके बहुत दूर होते हैं, किनके बहुत करीब होते हैं, आप अपनी हड्डियां देखिए। तो ये जो 2 हैं, इस पे अगर आप अपनी उंगली रखते हो और थोड़ा नीचे खिसकाते हो, आप देखोगे खुद ही उंगलियां रुक जाती हैं, वहां एक खड्डा सा है। तो इन दोनों को आपको साथ में टैप करना है। इसलिए एक बात मैं बता रही हूँ कि इसको इस तरह करके मत टैप करिए, क्योंकि हाथ सीधा नहीं रहता, वो टेढ़ा हो जाता है। या तो आप दोनों हाथों से करिए, या आप एक हाथ को इस तरह यू शेप में बनाकर इससे करिए। ओके, ये पॉइंट, और कोई भी पॉइंट करते हुए आप, जैसे अभी मैंने किया, डीप ब्रेथ और सांस लेना, गहरी सांस लेकर गहरी सांस छोड़ना बहुत जरूरी है, जैसे आप टैपिंग। तो ये आपके 10 पॉइंट। तो पहला तो जो टैपिंग है वो उसके 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। किन लोगों ने उनको 5 में बांटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहला ये है इन इंग्लिश, सो देयर आर 4, some people say 5 points to learn tapping. First is awareness, it's ABCD. First is awareness. So if it's 5 points, it will be ABCDD. 4 points is awareness, जानकारी, सुजागी, मुझे कहाँ दर्द है और कितना दर्द है। अब इसमें अगर आपको एक से ज्यादा जगह पर दर्द है शरीर में, तो आप एक समय पर
एक ही दर्द देंगे। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आपको दोनों टांगों में दर्द है तो ज्यादातर हम उसको एक दर्द मानते हैं। अगर आप टैप कर रहे हो और आप देखते हो कि टैप करते हुए टांगों के लिए टैप कर रहे हो, आप देखते हो कि एक टांग का कम हो गया और दूसरे का इतना कम नहीं हो गया, तो फिर आप दोनों टांगों के लिए अलग करोगे ये मान के कि दोनों दर्द, नहीं तो हम दोनों टांगों को एक ही मानकर टैपिंग करें। इसके अलावा जहां भी आपको दर्द है, आप एक एक दर्द को एक एक अलग दर्द मानें। So you take one pain at a time, if there is more than one. Usually the legs we count as one, except if when you are tapping you find that in one leg the pain has become less and the other it's not so less. Then you know that both these pains are different and then you do each leg separately. That is the only exception to that. Otherwise, you take one pain at a time. This is very important. This is the first point, awareness. How much pain do I have? 0 to 10. 0 से 10 तक कितना है? 0 का मतलब है बिल्कुल पेन, दर्द नहीं है, there's no pain at 0. 10 का मतलब है इतना है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा है, 10 it becomes 10. तो उसके बीच में आपका कितना? फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट है ये, इसको बैलेंसिंग कहते हैं। जो कराटे चॉप है आपका, उस पर आप इस तरह टैप करते हुए अपने से, ये आप अपने से कह रहे हो, अपने से कहोगे मुझे ये दर्द है, मतलब मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे ये दर्द है, और इस दर्द के साथ मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। पहले प्रेम करती हूँ, पहले स्वीकार करती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, प्रेम करती हूँ। ये बात आप अपनी भाषा में अपनी तरह 3 बार। आप प्लीज, मैं बहुत ध्यान से कह रही हूँ, आप मेरे शब्दों पर मत खटिए। कई बार ये होता है, लोगों को लगता है वो मैडम ने क्या, फर्क नहीं पड़ता। आप जो भाव है उसको समझ लीजिए और अपनी भाषा में अपनी तरह आप अपने आप से बात करें। तो आप ये कह रहे हो कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, प्रेम करती हूँ और क्षमा करती हूँ इस दर्द सहित, इस दर्द के साथ। ऐसा नहीं कि मैं आप करती हूँ इस दर्द को छोड़। 3 बार ये कहेंगे, मुझे इस जगह दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और क्षमा, ये आप कह लोगे। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है आपका, थर्ड पॉइंट है जो एक्चुअल टैपिंग हम करते हैं, जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स, वो एक्चुअल टैपिंग, वो है सी, सो दैट इज क्लियरिंग, अवेयरनेस, बैलेंसिंग, क्लियरिंग। डी जो है वो है गहरी सांस लेना, इन इंग्लिश टेक अ डीप ब्रेथ, पानी पीना, ड्रिंक वाटर, और फिर दोबारा करना, डू इट अगेन। ओके, so some people make do it again into a separate point, therefore DMD. So this is very important. कहाँ दर्द है, कितना दर्द है, एक समय पर एक दर्द। अपने कराटे चॉप पर टैप करते हुए ये अपने आप को बताएंगे, बड़े प्रेम से बताएंगे कि मुझे ये दर्द है, इसके साथ मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, प्रेम करती हूँ। 3 बार अपनी भाषा में, अपने शब्दों में ये कहकर आप एक्चुअल टैपिंग शुरू करो। जो एक्चुअल टैपिंग आप करोगे, जो मैंने आपको 10 पॉइंट दिखाए, उसके 2 राउंड करो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर यहाँ आप खत्म करोगे। जब यहाँ आप खत्म करते हो, बड़े प्रेम से अपना हाथ अपने सर पर रखिए, अपने आप को आशीर्वाद देते हुए, जो आपकी मान्यता है उसके हिसाब से आप ओम कहें, आमीन कहें, हेमन कहें, लव कहें, ग्रैटिट्यूड कहें, होप कहें, कुछ। अगर आपको लगता है इस समय मेरा होप, मेरी उम्मीदें कम हो रही थी, तो फिर आप अपने आप को उसको। अगर आपको लगता है कि इस समय मुझे डर बहुत लगता है, आप अपने आप को निडरता का आशीर्वाद, जो भी आपको लगता है इस समय आपको चाहिए, आप
उस चीज का अपने आप को ओम या ये कहकर कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊं, मैं पूरी तरह शांत हो जाऊं, मैं पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित समझूं, कुछ भी एक अपने आप को आप आशीर्वाद दो। ये पूरी विधि है, बहुत आसान है, बार बार आप करते हो, आप कहीं भी बैठकर कर सकते हो, आप लेट कर कर सकते हो, आप चलते हुए कर सकते हो, दिन रात कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो लोगों से कहती हूँ जब आप बाथरूम में बैठे हो, आपको उस समय कुछ काम नहीं है, आप एक राउंड क्यों समय वेस्ट करते हो? आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हो। आप लेफ्ट से शुरू करो, राइट पे जा सकते हो, भी वापस लेफ्ट पे आ सकते हो, राइट से शुरू करो। The left, right does not matter. Time of day does not matter. Sitting, standing, lying down, walking does not matter. How many times you do it does not matter. इसके साथ याद ये रखना है कि गहरी सांस लेनी है, पानी जरूर पीना है, और जब तक दर्द नहीं जाए दोबारा तीसरी बार करना। Remember to breathe deeply. Remember to drink water and do it again till the pain. कई बार जब लोग कहते हैं कि इससे फायदा नहीं हुआ, उसके कारण मैं अभी भी बताती हूँ लास्ट में। या तो आपने पूरा मन लगाकर, या तो आपने पानी नहीं पिया, गहरी सांस नहीं ली, या पूरी तरह जब तक वो गया नहीं, या तो जब आप टैपिंग कर रहे हो बहुत हल्का कर रहे हो या बहुत जोर से। तो इतना जोर से नहीं होना चाहिए कि आपका शरीर ही झूठना, नॉट वेरी हार्ड, इतना हल्का भी नहीं कि उसमें फर्क ही नहीं दिखता, इतना कि आपको लगे। जो सवाल आपको उठने में अभी जवाब देती हूँ, लोग कहते हैं कितनी बार करना है, आप उसकी चिंता नहीं करें, 7 से 10 बार। क्या होता है जब आप रिमाइंडर फ्रेज कहते हो ना, ये दर्द या टांगों का दर्द, उतने में आपकी वो गिनती हो जाती है, तो गिनती पर आपकी चिंता। ओके, मैंने आपको समझा दिया। बेस्ट है अगर मैं आपको इसका डेमो दे दूँ, तो कैन वी प्लीज हैव कोई जो आज पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई एक जिसको अभी इस समय बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, गौसिया प्लीज उनको लेंगे। हाँ जी मैम, आप में से कोई है जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं। विमला बेन प्लीज। मदर को तकलीफ थी तो उनके बिहाफ में मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप थोड़ा जोर से बोलें। मैडम Gulsha, when you have 5 minutes left, just tell me. जी मैम, 5 मिनट, when I have 5 minutes left ना, just tell me so I'll quickly recap, क्योंकि मैंने इतना घड़ी रखती नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हारी मेरी मदर के बिहाफ में मैं अटेंड कर रहा हूँ, राइट साइड के पैर में तकलीफ है, ज्यादा पेन कर रहा है। कौन कर रहे हैं? सर मैम ये कह रहे हैं कि ये अपने मदर के बिहाफ में अटेंड कर रहे हैं, सो वी नीड can't do it on behalf someone who actually has pain. यस सर, हम लोग अभी फिलहाल जिनको पेन हो रहा है उनके साथ करना है सेशन। तो वो अगर सीख जाएंगे ना तो वो मदर के, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी मदर के उतनी तबीयत सही नहीं है तो वो अटेंड कर पाए, तो उनके बिहाफ में मैं अटेंड कर रहा हूँ, मैं उनको वो ट्रीटमेंट वो थेरेपी अप्लाई करूंगा। जी जी जी, हम हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ ये करते हैं, तो आप वो देख लीजिए तो आप समझ जाइए। हाँ वो बिल्कुल समझ जाएंगे, उनके लिए कर सकते हैं मदर। हाँ जी, सुरभि जी प्लीज। हेलो मैम, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मुझे कल रात से ना पैर के तलवों में और दोनों टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब मेरे से खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा, आज बैठने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, हाँ। तो आप दोनों में से कौन सा लोगे पहले? उसका नियम था ना कि एक समय पर एक कर। हाँ हाँ हाँ, टांगों वाला, टांग वाला। तो इस समय टांगों में कितना दर्द है? बहुत ज्यादा, बैठा भी नहीं जा रहा है। हाँ 10 कर सकते। हाँ मैम, 11 ले लो, 15 ले। सही बात है, सही बात। ओके मैम, 15। ओके, आप चश्मा उतारिए। ओके। अब यहाँ मेरे साथ करिए, आप हाथ उठाइए तो मैं देखता हूँ। मेरे टांगों में, जो मैं कहती हूँ आप कहते चाहिए। मेरे टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे टांगों में
बहुत दर्द हो रहा है। क्या पानी रखा है अपने पास? हाँ पानी। हाँ मैम है। हाँ मेरे टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। फिर भी मैं अपने आप को फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। इतना दर्द हो रहा है कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। इतना दर्द हो रहा है कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ। करते हो ना? हाँ मैम करती हूँ। स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। आप कौन सी भाषा बोलते हो घर में? सिंधी हाँ। तो सिंधी में चओ। मूंखे ॾाढो सूर पियो थिए। टंगुनि में ॾाढो सूर पियो थिए। मां पंहिंजे पाण खे पोइ बि मां पंहिंजे पाण खे प्यार थी कयां, पंहिंजे पाण खे क्षमा थी कयां ऐं पंहिंजे पाण खे स्वीकार थी कयां। 3 बार हो गया ना? हाँ। अब यहाँ से शुरू करें। ये मेरे टांगों का दर्द। ये मेरी टांगों का दर्द। अच्छा, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर फ्रेज। रिमाइंडर फ्रेज कहते हैं इसको क्योंकि इसको बार बार कहते जाएंगे ताकि हमारा मन एक जगह टिका रहे। हाँ? यहाँ जो मैं कर रही हूँ, यहाँ मेरे टांगों का दर्द, यहाँ हाँ मेरे टांगों का दर्द, हाँ यहाँ मेरे टांगों का दर्द, टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। यही सांस लो। टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत ही दर्द हो रहा है। ना मैं बैठ सकती हूँ, ना मैं बैठ सकती हूँ, ना मैं लेट सकती हूँ। बहुत परेशान हो रही हूँ। बहुत ही दर्द हो रहा है। मुझे चिंता भी बहुत हो रही है। गहरी सांस लो और छोड़ो। मेरे टांगों में बहुत दर्द है। मेरी टांगों में बहुत दर्द है। बहुत दर्द है मेरे टांगों में। बहुत दर्द है मेरी टांगों में। मेरे टांगों में बहुत दर्द है। मेरी टांगों में बहुत दर्द है। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। सांस लो और छोड़ो। मेरे टांगों का दर्द। मेरी टांगों का दर्द। 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 बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द। बहुत दर्द हो रहा है। वापस यहाँ। क्या आशीर्वाद देंगे अपने आप को? मैं अपने प्यार करती हूँ। नहीं, क्या आशीर्वाद देंगे अपने आप को? क्या आशीर्वाद? क्या मैम? बोलो ओम। मेरा दर्द। ओम। मेरे तन को और मन को शांति मिले। और मन को शांति मिले। अभी गहरी सांस लो। शांति मिले। बस गहरी सांस लो 2 बार। पानी पियो। पानी। अब टांगों को हिला के देखो और इस तरह उठ के बैठ के देखो। जिसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है ऐसा करके देखो और मुझे बताओ कितना फर्क है। ऐसे मैंने ऐसे पलथी मार के बैठ रही थी ना, दर्द हो रहा था। हाँ, और अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। नहीं, तो पहले पलथी मार के बैठने में दर्द हो रहा था। ओके, और जो 12-15 का दर्द था अब कहाँ है? नहीं, अब तो मतलब एक में तो कम है, एक टांग में तो कम हो गया। हाँ, और दूसरे में? दूसरे में अभी थोड़ा है। तो दूसरे में थोड़ा है। हाँ, होगा 5-6 का होगा। 5-6 होगा। ओके, मैं चाहती हूँ सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए। जब मैं इनके साथ वापस करूँ आप भी हमारे साथ करिए, पर ये जो मैं इनसे सवाल पूछूंगी उस पर प्लीज बहुत ध्यान दीजिए, बाद में मैं समझाऊंगी। अच्छा, ये जो आपको टांगों में दर्द है ना सुरभि जी, ये कैंसर से पहले भी हुआ है? नहीं, कैंसर से पहले नहीं था। कभी भी? कितने साल पहले भी नहीं?
नहीं, हाँ ऐसे होता था, जैसे चढ़ाई चढ़ती हूँ या सीढ़ियाँ हाँ। चढ़ती हूँ ना, तो कभी कभार होता था। हाँ, कितने साल पहले होता था ये 10-12 साल पहले। अच्छा, 10-12 साल पहले। आप जरा 10-12 साल पहले हम्म। पे जाइए आप, और मुझे इतना बताइए कि 10-12 साल पहले वो क्या हुआ था। अगर आप नहीं कहना चाहते हो तो ठीक है, पर सिर्फ मेरे को एक बात बताइए, 10-12 साल पहले कुछ आपके शरीर में या परिवार में या रिश्तों में परेशानी हुई थी क्या? परेशानी, हाँ, मेरी मम्मा की डेथ हुई थी, उसके बाद मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी। अच्छा, मम्मा की डेथ हुई थी, और हम्म। मम्मा की डेथ के बाद आपको ऐसे लगा था क्या कि मम्मा की डेथ हो गई, अब मैं कैसे जी चलूंगी, कैसे जी करूंगी? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल लगा था ना? जी ओके, ठीक है। तो अब हम फिर से जब दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या था, गहरी सांस लेना है, पानी पीना है और दोबारा करना है। जी अब दोबारा जब हम कर रहे हैं ना, उसको, इस बात को हम दोहराएंगे। ओके, जी। ये जो 10-12 कब 10 साल पहले हुई थी मम्मा की डेथ 10 के बाद? साल, हाँ हाँ, 10 साल 10 साल 10 साल। ओके, मतलब 2010 में हुई थी क्या? हाँ, 2010 में, एग्जैक्टली 2010 में। ओके, तो अब वापस यहाँ जाइए, और और मेरे टांगों में, मेरी टांगों बोलिए, में, मेरी मेरे टांगों में अभी भी थोड़ा दर्द, अभी भी अभी थोड़ा भी दर्द, थोड़ा दर्द, अभी भी थोड़ा फिर दर्द भी है। मैं अपने आप फिर फिर भी भी मैं मैं अपने अपने आप आप को, पूरी फिर तरह भी मैं अपने आप पूरी तरह प्रेम करती हूँ प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती और क्षमा करती हूँ। हूँ। 10 साल पहले 10 साल पहले इसी तरह मुझे दर्द हुआ था, इसी तरह मुझे दर्द हुआ था, क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, और ऐसे लगा कि मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो चला गया। और ऐसे लगा जैसे मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट चला गया। ऐसे ही लगा ना सुरभि जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैं ज्यादा अटैच थी मम्मी से, हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब तीसरी बार सिंधी में कहिए। मां पंहिंजे पाण खे क्षमा थी कयां, पंहिंजे पाण खां प्रेम थी कयां, पंहिंजे पाण खे स्वीकार थी कयां। खां 10 साल हालांकि पहिरीं, मुंहिंजे टंगुनि में अञा बि सूर आहे, हा, हालांकि अञा मूंखे टंगुनि में सूर आहे, ऐं पर 10 मूंखे साल पंहिंजे माउ जे जॾहिं मम्मी गुज़ारे विया हाँ, 10 साल पहिरीं, हुनजो दुख आहे। उनजो दुख आहे मूंखे, ऐं मां सोचियो उन खां पोइ मुंहिंजो छा थींदो। तो मतलब मेरे माँ के जाने के बाद मेरा क्या होगा, आफ्टर माय मदर्स डेथ, एट दैट टाइम आई फेल्ट व्हाट विल हैपन, माय ग्रेटेस्ट सपोर्ट हैड गॉन, and just now I still have this pain. I accept that, and I accept my mother's death, and I love myself and I forgive myself. Okay? हाँ, ओके। चलो। मेरे टांगों का बचा हुआ दर्द, मेरी टांगों का बचा हुआ दर्द, मेरे टांगों का बचा हुआ दर्द, मेरी टांगों का बचा हुआ दर्द, ये बचा हुआ दर्द, मेरी टांगों का बचा हुआ दर्द, ये बचा हुआ दर्द, ये बचा हुआ दर्द, मेरे माँ के जाने का गम, मेरी माँ के जाने का गम, माँ के जाने का दुख, माँ के जाने का दुख, मेरे टांगों का दर्द, मेरी टांगों का दर्द, मेरे टांगों का दर्द, मेरी टांगों का दर्द, बचा हुआ दर्द, बचा गहरी हुआ सांस दर्द, लो और बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, टांगों का बचा हुआ दर्द। टांगों का बचा हुआ दर्द, वापस सेकंड राउंड, टांगों का बचा हुआ दर्द, टांगों का बचा हुआ दर्द, माँ के जाने का डर, माँ माँ के के जाने जाने का का, दर्द, दुख, माँ के जाने माँ का, के जाने का, माँ के बचा हुआ जाने का दर्द, दुख, बचा बचा हुआ हुआ दर्द, दर्द, बचा बचा हुआ हुआ दुख, दर्द, बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दुख, बचा हुआ दुख, गहरी सांस, मेरा ये टांगों का बचा हुआ दर्द, मेरा ये टांगों का बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द, बचा हुआ दर्द। बचा हुआ दर्द। यहाँ हाथ सर पे रखेंगे, ओम कहेंगे मन से, मेरे ओम। मन और तन दोनों को शांति मिले, मेरे मन और तन दोनों को शांति मिले। गहरी सांस लें, 2 बार पानी पिए,
और अब जरा देखिए कितना दर्द है, उठ के बैठ के पलटी मार के जो भी करना है करके देखिए। कम हो गया भाई, सच्ची में कम हो गया। मैम कम हो गया सच्ची में। तो मतलब 1 पे आया वो? हाँ, या 1 से कम ना? हाँ, एक थोड़ा कम हुआ। हाँ, कम हुआ ना? हाँ। अब आप जैसे पानी पीते रहोगे ना दिन में, मतलब आपको कम से कम 2 घंटों में कम से कम 4 गिलास पीने हैं। तो आप ऐसे करो, हर आधे घंटे 1 गिलास पी लेना और पूरे दिन पानी पीते रहना। जी। ऑलराइट, Gosia, you can take her off. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, अच्छा, now Surabhi ji. I will explain the whole thing. See, क्या है, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक कृपा हो गई मेरे पे, क्योंकि मुझे बहुत ये था कि मैं ये कैसे समझाऊंगी कि अगर टांगों का दर्द है वो किस बात से जुड़ा है। तो मैं पहले आपको ये समझाती हूँ कि इस ग्रुप में जिसको भी टांगों में, घुटने में, एड़ियों में दर्द होता है, जरा हाथ ऊपर करिए। Just give me a rough count. प्लीज अपना हाथ खड़ा करें। जिनको होता है रफली। Ma'am, there are around 10 people who are raising their hand. तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मेरे ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। हाँ, मतलब मेरे अनुभव पे आधारित है, ये कहीं किताबों में नहीं। मैंने क्या देखा है कि जिन लोगों को कैंसर होने के बाद जब उनको टांगों में, घुटनों में, एड़ियों में दर्द होता है, कई बार जब हम वापस जाके देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसी तरह का दर्द उनको कब पहले हुआ था, 2 साल पहले, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले हुआ था। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उस समय आपके जीवन में क्या हो रहा था, तो उस समय उनके जीवन में जरूर कुछ न कुछ हुआ था जहां उनको लगा था ऐसे होने पर कैसे चल पाएंगे। मतलब नौकरी चली गई, अब कैसे चल पाएंगे, घर बिक गया, कैसे चल पाएंगे, रिश्ता टूट गया, कैसे चल पाएंगे, किसकी डेथ हो गई, कैसे चल पाएंगे, इस तरह से। और जब वो उनकी जो स्थिति थी, जब वो गुजर गई, तो धीरे धीरे वो दर्द भी ठीक होने लगा। और जब कैंसर अभी आया तो वो दर्द वापस आ गया। तो मुझे लगता था कि ऐसे क्यों होता है। मुझे फिर ये बात समझ में आई कि हमारी जो हिंदुस्तानी भाषा है ना, हिंदी खास करके और बाकी भी जो है, उसमें जब हमारे ऊपर कोई दुविधा आती है, तो प्रॉब्लम बड़ी आती है, तो हमको ऐसे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेंगे। ओके, तो हमारी टांगे ये बात सुनती है कि कैसे चलेंगे, नौकरी तो है नहीं, कैसे चलेंगे, बेटी की शादी है, पैसे हैं नहीं, कैसे चलेंगे, कैसे होगा। तो जब ये होता है तो टांगों में दर्द शुरू होता है। अब जब कैंसर होता है, कैंसर से जुड़ के यही सवाल उठते हैं कि कैंसर है, पैसे नहीं है, इलाज करना आना है, कैसे कराएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इन दोनों बातों को जोड़कर, समझकर जब आप टैपिंग करते हो तब आप देखते हो आपका दर्द चला गया। अब ये तो था टांगों का दर्द। एक ही टैपिंग में दोनों बातें मैं आपको समझा पाई। पर आपको कहीं भी अगर दर्द, तो आप उस दर्द को लेकर आप टैपिंग करें। मेरे पास 5 मिनट बचे हैं ना दोस्तों। जी मैम। अब अगर आप कभी ऐसी जगह हो जहां आप फुल टैपिंग नहीं कर सकते हो, तो आप 2 चीजें कर सकते हो। या तो ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ का, इस पॉइंट पे टैपिंग कीजिए। इस पॉइंट पे जब भी आप टैपिंग करते हो, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये दर्द है, मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ यहाँ टैपिंग करिए, गहरी सांस लें। खास करके जब दर्द शुरू हो रहा है या कोई भी इमोशन शुरू हो रहा है, गुस्सा शुरू हो रहा है, डर शुरू हो रहा है, घबराहट शुरू हो रही है, आप यहाँ करके गहरी सांस लेंगे। आप देखेंगे, निश्चय से मैं कहती हूँ, आई एम सेइंग विद कॉन्फिडेंस दैट इफ यू टैप हियर, when some emotion of pain is starting, it will not increase and mostly it will become less. ज्यादा कर वो कम भी हो जाएगा। या तो आप शॉर्टकट लेंगे। शॉर्टकट ये है कि आप
10 पॉइंट ना करें, सिर्फ 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट जो जरूरी है वो ये है, यहाँ का क्राउन ऑफ द हेड, अंडर द आई, ये 2 छोड़ दें, अंडर द आई, ये पॉइंट 3, ये 4 और ये 5। ये 5 पॉइंट आप देखेंगे ज्यादातर उसमें आपको फायदा होता है। और अगर आपको ज्यादातर दर्द में इन 5 पॉइंट का फायदा होता है, या अगर आप 6 जोड़ना चाहते हैं तो ये जोड़ सकते हैं, तो आपको फिर और पॉइंट्स करने की जरूरत है। देखिए, पर अगर आप 10 पॉइंट कर रहे हो और आपका दर्द जा नहीं रहा, तो सिर्फ उस स्थिति में आप 5 और पॉइंट जोड़ोगे। ये पॉइंट है हाथ पे, ये जो हमारा नाखून है, नाखून के बाहरी तरफ आप टैप करोगे, 10 पॉइंट करके उस 10 में ये 5 जोड़ोगे। ओके, तो आपके लिए 15 पॉइंट्स। अगर 10 में नहीं जा रहे तो ये 15 पॉइंट्स में जरूर आपका दर्द कम होगा। अगर पूरी तरह जाएगा भी नहीं, और कभी कभी पूरी तरह नहीं जाएगा क्योंकि शरीर के उस भाग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे जाएगा, पर बहुत कम हो जाएगा और आपको आराम जरूर मिलेगा। तो जब दर्द फिर से बढ़ना चालू हो तो आप फिर से कर सकते हैं। Now, Gosia, are you going to be sharing that chart? जी मैम। जो मैंने भेजा है। अच्छा, तो गौसिया वो आपके साथ चार्ट शेयर करेंगी, तो उसमें जो 2 बातें और हैं मैं क्विकली कवर कर देती हूँ जल्दी से। वो ये है कि ये 3 फिंगर, 3 उंगलियों का जो मैजिक मुद्रा है, अंगूठा और ये 2 उंगलियां, इन तीनों को आप साथ में रखोगे, अंगूठा और ये 2। इनको अगर आप साथ रखते हो, एक गहरी सांस लेते हो, तो जो भी दुविधा है, जो भी अड़चन है, एनी ऑब्स्ट्रक्शन, एनी ऑब्स्टिकल्स, ये सब ज्यादातर हट जाते हैं। कैसे होता है मैं नहीं जानती, अगर कोई इसको और पढ़ना चाहे तो सिल्वा माइंड कंट्रोल में आप इसको जाके रिसर्च कर सकते हैं। पर अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको देर हो रही है, आपको लगता है मैं वहाँ नहीं पहुँचूं, अगर घर से निकले हो आपको लगता है कहीं मुझे पुलिस वाला रोक ना ले, तो आप ये 3 करिए। आपको हॉस्पिटल में लग रहा है कि मेरी बारी जल्दी आ जाए, आप ये करिए। आप जब अपना कीमो ले रहे हो तो कीमो ये 3 करके ये कहना कि ये जो कीमो है ये मेरे पूरे शरीर में फायदा ही करेगा और बहुत आसानी से मेरा कीमो विदाउट साइड इफेक्ट्स या बहुत कम साइड इफेक्ट्स के साथ हो जाएगा, उसमें भी बहुत फायदा होता है। ये 3 उंगलियां रख के अगर आप यहाँ कीमो के टाइम थोड़ा टैपिंग करोगे तो उससे और भी डबल 4 टाइम्स फायदा होता है। ये मेरा अनुभव है, मैंने पेशेंट से कराया है और उन्होंने वापस आके मेरे से कहा है कि फायदा होता है। तो ये तो इसमें है, ऑल थॉट्स अराइज फ्रॉम फियर। तो जब फियर होता है आप ये कर सकते हो और आप ये 3 उंगलियों का कर सकते हो। यू कैन गो अहेड, आगे बढ़ जाओ वैसे। नेक्स्ट स्लाइड। And this one, step. No, the next after that. After that, a yellow face, no, the one after that. The 2 figures together. This one, fear affects the body. Okay, you can then send it to them because all the points are there. This 3-finger technique is there, and the one last thing that is there is the sleep point. तो sleep point का ये है कि आप जहाँ आपका हाथ खत्म होता है वहाँ अगर आप ये 4 उंगलियां इस तरह रखते हो, वहाँ जहाँ आपका अंगूठा आता है, उंगलियों को छोड़ दो, जहाँ अंगूठा है वहाँ आप प्रेस करो। जो गौसिया आपको भेज रही है उसमें ये सब क्लियरली समझाया गया है, सब पॉइंट्स उसमें समझाए गए हैं, हाथ के भी जो पॉइंट एक्स्ट्रा 5 हैं वो समझाए गए हैं। तो आपको मैंने 1 पॉइंट EFT सिखाया है यहाँ वहाँ। और सपोज अगर आप वहाँ कहीं हो, इफ यू आर समवेयर वेयर यू फील कि ये करना मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, इतने लोग बैठे हैं, आपका सेकंड चॉइस है ये वाला, क्योंकि ये आप दुपट्टे के नीचे भी कर सकते हो, टेबल के नीचे कर सकते हो, पर डेफिनेटली ये बेटर है। 1 पॉइंट टैपिंग, 1 पॉइंट टैपिंग, 5 पॉइंट टैपिंग, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ना है ये, 10 आप जानते हो, 15 जोड़ना है। बहुत भाव से कहना है, बहुत प्रेम से कहना है,
आप क्यों कह रहे हो कि मैं क्षमा करती हूँ अपने आप को? इसलिए कह रहे हो क्योंकि इतने समय से जब आपको दर्द होता है, द्वेष होता है, there is aversion to pain, there is a sense of not liking oneself, therefore you say I'm so sorry. इतनी समय तक मैंने तुमसे द्वेष किया, I had aversion to you, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। ये मैंने पूरी तरह से तुमको प्रेम किया और मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह प्रेम करती हूँ। 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगी, एक शुक्राना का भाव कि ये मुझे समझ आ जाए और आ भी गया है और मैं अपने लिए आज से लेकर बड़े प्रेम से अपने दर्द को मैं कम कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी। कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। टाइम है क्या सवालों के? नहीं है ना? नहीं है। तो ऐसे करो ना, आप सवाल लो और कभी कर सकते हो। मैम ये जस्ट आप कॉलर बोन का एक बता दीजिए, उनको कॉलर बोन का समझ में नहीं आ रहा। कॉलर बोन, हाँ बहुत जरूरी है। सी कॉलर बोन क्या है? यहाँ 2 हड्डियां हैं सबकी, ओके। जो मैंने कहा ना, जहाँ जेंट्स का जब टाई पहनते हैं, जो गांठ टाई की आती है, यहाँ ये क्लेविकल है, ये कॉलर, ये जो 2 हड्डियां हैं ना गांठ की तरह, उन दोनों को उस पे अगर आप हाथ रखोगे और थोड़ा 1 इंच नीचे खिसकाओगे, हाथ उंगलियां खुद ही रुक जाती हैं, वहां एक खड्डा सा होता है। ट्राई करिए, अगर नहीं महसूस होता तो बस 1 इंच नीचे आप आ जाइए और वो आपका पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको या दोनों हाथों से टैप करना है या एक हाथ से अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह करके आप इसको टैप करेंगे। ये जो आपका शॉर्टकट पॉइंट है, ये किसी भी दर्द को या भाव को जो बढ़ रहा है उसको कम कर देता है या बढ़ने नहीं देता। तो ये पॉइंट, तो अगर आप किससे बात कर रहे हो या आप न्यूज सुन रहे हो और आपको घबराहट हो रही है कि अरे बाप रे ये तो नंबर तो बढ़ ही रहे हैं, आप उस समय इस तरह और आप न्यूज सुनो, वो घबराहट आपके अंदर जाएगी नहीं, ओके। क्योंकि आजकल हर तरफ ये फैला हुआ है कि यहाँ भी हो गया, वहां भी हो गया, और अगर हम सावधान नहीं हैं, if we are not vigilant, we can absorb the negative news. So if you can do this while hearing the news, you will make sure that you are not absorbing it at an internal level, okay. You are just understanding it and taking the knowledge, okay. ये कॉलर पॉइंट। थैंक यू। Is that clear? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम। हम अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होते हैं तो वी विल मेक श्योर कि हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन का ही तो दोनों सेशंस को जोड़ कर ना हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, ताकि वो समझ पाए कि कुछ जो बातें होती हैं, जो दर्द होते हैं, वो किस चीज से जुड़े हुए हैं। खास करके जब उन पर कुछ जिम्मेदारी ज्यादा होती है तो कहाँ दर्द आ सकता है, तो जब उस पर टैप करेंगे तो उस जिम्मेदारी को लेके, और उस तरह के काफी जो इनके ऐसे सटल पॉइंट्स हैं और जो सूक्ष्म जो बातें होती हैं वो उसमें हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर वेरी वेरी। यस मैम। Thank you so much, Desiree. Tapping is such a beautiful technique जो सारे विश्व में अभी यूज होती है as a part of emotional freedom technique. और डेजरी उसके इतने एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर हैं और उसकी न्यूएंसेस को इतने खूबसूरती से समझते भी हैं और समझाते भी हैं। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस सेशन वाज सो वंडरफुल डेजरी। और आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए तो एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आज हम आपको ये चार्ट भेज देंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में और क्वेश्चंस आए। So that would be a better time. BK Dilip, they can go and check on YouTube. In Hindi, it's BK Dilip. English में तो बहुत ही है that they can check, they can follow them and practice. Then when the questions arise, we can proceed. Yes, yes, we will do that. Thank you so much, Dr. Thank you so much. And we have Dr. Katiki with us now.
Thank you so much, Dr. Khatki, for coming again onto our platform. उस दिन patients ने आपसे बात की and they were so relieved, इतना सुकून मिला आपकी बातें सुन के और आपने जिस तरह से उनके questions को answer किया. So we are waiting to have you on the screen, please. So much. Thank you so much. जो उस दिन का सेशन नहीं किया था उसके लिए कि आई एम डॉक्टर कावेरी फ्रॉम बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी से हूँ. एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. जैसे मैं इससे पहले वाले सेशन देख रही थी तो उसका एक जो लाइन था कि ऑल नेगेटिव थॉट्स गिव राइज फियर गिव्स राइज टू ऑल नेगेटिव थॉट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि अभी जो वातावरण है बाहर पे उसमें यही है कि लोग बोल रहे हैं कि किसी को भी ये इन्फेक्शन हो सकती है. कैंसर पेशेंट के लिए ये हाई रिस्क है बिकॉज कैंसर पेशेंट का इम्यूनिटी लो है. तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी चाहिए, खाना पीना जो भी चाहिए, न्यूट्रिशन जो भी चाहिए, उसके लिए हम लोग बहुत सिग्निफिकेंटली हम लोग उस पर देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं. लेकिन और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि फिजिकल इम्यूनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द इमोशनल इम्यूनिटी. तो इमोशनल इम्यूनिटी अगर नहीं होगा तो फिजिकल इम्यूनिटी पे उसका इफेक्ट ज़रूर होगा. तो अभी इमोशनल इम्यूनिटी क्या है और उसको कैसे बढ़ाएं? तो इमोशनल इम्यूनिटी माना जो भी थॉट्स है वो मन के लिए थॉट्स ही उसका खाना है. जैसे बॉडी के लिए फूड इज द न्यूट्रिशन, उसी हिसाब से मन के लिए थॉट्स आर द न्यूट्रिशन. तो जितना थॉट्स हमारा पावरफुल होगा उतना ही हमारा इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ेगा. और जब हमारा इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ेगा तब हमारा बॉडी पे ज़रूर इफेक्ट करेंगे. तो हमारा इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? थॉट्स को पॉजिटिव करना है. अभी थॉट्स पॉजिटिव कैसे होंगे? वो तो इतना अगर नेगेटिव है तो अचानक पॉजिटिव कैसे थॉट्स हो जाएंगे? थॉट्स का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कैसा है वो देखना पड़ेगा. जैसे अगर हमारा फूड अगर ठीक नहीं है तो न्यूट्रिशन नहीं होगा. उसी प्रकार से थॉट्स का अगर सोर्स ठीक नहीं है तो भी थॉट्स अच्छे नहीं आएंगे. तो थॉट्स का सोर्स क्या है? जो हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, वही हमारा सोर्स है. तो पूरा दिन अगर हम लोग नेगेटिव देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो फिर पॉजिटिव थॉट्स कैसे आएंगे? जितना हम सुनेंगे कि कैंसर से लोगों का इम्यूनिटी डाउन होता है, वो लोग ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, तो वही सोच आता रहेगा. तो जितना हम अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा. और ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर निकाल के कितने आंकड़े हुए हैं, कितने केसेस बढ़े हैं देखना ज़रूरी है. कोई बोल सकते हैं कि ये तो ज़रूरी है, अपडेटेड तो होना चाहिए. लेकिन एक छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, जब ये कोरोना नहीं था और हम लोग जब अपने कामों पे जाते थे, रास्ते पे निकलते थे, तो सुबह सुबह क्या हम लोग देखते थे कि सुबह सुबह या फिर लास्ट 24 आवर्स में कितने एक्सीडेंट्स हुए थे? वो देख के तो कभी नहीं निकलते, क्योंकि वो देख के अगर निकलते तो फिर हम कभी घर से बाहर तो जा ही नहीं सकते. तो उसी प्रकार क्या हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारी मनोस्थिति बनाती है. और मैं समझती हूँ आप लोगों की मनोस्थिति तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है ही, क्योंकि आप लोग एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे ऐसे वेलनेस सेशन, इस सेशन का नाम ही आप लोगों ने रखा कि वेलनेस माना सिर्फ डिजीज फ्री नहीं, लेकिन वेलनेस, ओवरऑल हेल्दी, सिर्फ फिजिकल हेल्दी नहीं, इमोशनल हेल्दी और स्पिरिचुअली हेल्दी. लास्ट टाइम जब मैंने एक सेशन आप लोगों के साथ किया था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, एक मनीषा अरोड़ा जी थे जो नरीमन के थे, मुंबई के, और उसने बोला था कि उनका टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर ब्रेस्ट था और उसको 1 महीना टाइम दिया था. लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कैंसर को बैठने नहीं दिया तो अल्टीमेटली वो कैंसर उसके बॉडी में भी इफेक्ट नहीं कर पाई. तो वो अभी 3 साल हो गए, वो ठीक है. तो यही एक लिविंग एग्जाम्पल है कि हाउ कैन थॉट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ये सोचो कि बाहर की परिस्थिति मेरी स्थिति को इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन मेरी स्थिति बाहर की परिस्थिति को प्रभाव डालेगी. इसलिए जैसे बोलते हैं ना, सैनिटाइजेशन करो और फिर सोशल डिस्टेंसिंग करो, तो हमको इमोशनल सैनिटाइजेशन भी करना है. माना क्या हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको सैनिटाइज करके भीतर घुसाना है. और फिर सोशल डिस्टेंसिंग माना जो लोग ये सब बातें, नेगेटिव बातें करते हैं, उससे भी आप डिस्टेंस करके रखो ताकि वो सब आए नहीं. और हमेशा पॉजिटिव
सुनते रहो, पढ़ते रहो, तो मनोस्थिति पॉजिटिव होती ही जाएगी। तो यही नोट में हम आज का सेशन हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमल कटकी सर है, और वो आप लोग सबको हाय और फिर आपकी शुभ भावना देना चाहती है। Okay, I am very happy that for the last few days during this COVID outbreak, Ruby Ahua Aliala from Mumbai is organizing this sort of the interactive sessions with the patients and their family members. It's a very important initiative, and then I appreciate Ruby and her team for organizing this sort of activity. And then I must say that they are at Dr. B. Borua Cancer Institute is already have a branch of Sanjeevani Life Beyond Cancer, and then they are doing a very yeoman service provided to cancer patients almost for more than a year. The very important thing is that now even from Dr. B. Borua Cancer Institute, the way she has spoken to the patients and this caregiver, it is really, I really appreciate whatever she has said. Whatever she has said, so we have to come out of the fear, because what we believe, fear is the greatest fear in our life. For example, we have to keep ourselves busy doing something which is very constructive, something which will give some happiness to us, some peace of mind. For example, this morning, on my way to the hospital, I purchased few bananas and then went to the near Navagraha temple, because temple is closed. But then there I saw the large numbers of monkeys are there. I was so surprised, when I was distributing bananas to the monkeys, they were maintaining physical distancing. I was surprised, even the animals were maintaining physical distancing. So everybody in our mind, we had some positive thoughts. So Napoleon Hill has said one famous saying, whatever the mind of a man can conceive and believe, the mind can do it. So there's a power of positive thinking. This impact is enormous. And then I am sure if all of us have that belief in us, that okay, we can come out of this COVID pandemic, we can come out of the problem that we are suffering from cancer, I do not find any reason why we will not be able to overcome this difficult situation. Maybe we are going through this album nowadays, okay, looking at this old photographs, which is giving us lot of pleasure to us, Even many of us, in fact, few days back, I called all the doctors and then we wanted to know, what are you doing during the COVID outbreak? Some were saying, I have learned how to make cake, sweeping, cleaning, so many things which is nearer to our heart. And then over the years, probably we have forgotten. Now. This is giving us an opportunity to work towards that end, so that this gives happiness. And then many times you must have observed that the death rate due to heart disease, stroke, diabetes complication has gone down significantly in our country. What is the reason? Now people are more relaxed at home. They are surrounded by near and dear one, talking all the nice, good things, and then that has given a lot of impact. Stress factor has gone down. So if we do not increase our stress, probably this will be a beautiful world to live in. And I am sure where you have been always participating in this sort of interactive session and deliberation, and then I thought
that as because we have to run this hospital and a lot of challenges are there, large number of patients come, and that is why probably we are too busy streamlining this administration so that most of the patients get the best out of us, and that is why I could not get opportunity to participate in this sort of interactive session. Yesterday, when I said to Kaveri that I might join tomorrow for a few minutes, and then she said, okay, should I speak to Ruby that you will be attending? I said, please don't inform Ruby that I shall be attending, because if for some reason or the other, finally I cannot attend this program, I shall definitely feel bad. I thought, okay, it should be as a surprise to say hello to all of you. Now, many patients are waiting. I am getting repeated phone call. Sorry, I have to leave, but then my best wishes always remain with all of you. Thank you. Thank you so much, Dr. Katki, for this such a beautiful surprise, such a pleasant surprise. And I was also for a moment taken aback. But yes, BBCI and Dr. Katki, who is the director, has always been so supportive of the work that we are trying to do. And every day I just pray to God that we keep getting wonderful people with whom we can work, and he retains my purity of intent with which I am trying to do the work. So thank you so much, Dr. Please excuse me, I have to leave now. Please continue. Thank you. Thank you. It was a nice gesture from sir to come and attend us. Yes. Thank you so much. जी मैम, थैंक यू सो मच। We can take the questions. हाँ जी मैम, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीति मोंडल जी से की तरफ से, प्लीज। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछें प्लीज। हाँ मैम, वो मेरा क्लोन कैंसर है रेक्टम का। तो मेरा कैंसर ऑपरेशन हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, और मेरा स्टोमा क्लोजर हुआ 2020 की 7 फरवरी को। तो उसके बाद मैं घर आ गई। फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे वो पॉटी की रास्ते पे थोड़ा जलन हो रहा है, और पॉटी के साथ ब्लड भी आ रहा है। डॉक्टर कावेरी मैम, आई गेस मैम का नेटवर्क इशू हुआ है। मैम हमें वापस रिज्वाइन करेंगे। अर्पिता मैम प्लीज कावेरी मैम से चेक करिए। वो डिस्कनेक्ट हो गई कावेरी मैम। यस, मैम ने हमें ज्वाइन कर लिया। मैम हाँ मैम प्लीज। जी मोंडल जी प्लीज अपना सवाल पूछें। ओके मैम, वो मेरा रेक्टम का प्रॉब्लम हुआ था। तो मेरा रेक्टम का ऑपरेशन हुआ था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था 1 अप्रैल को 2019 को। फिर उसके बाद मेरा वो स्टोमा क्लोजर था। स्टोमा क्लोजर का ऑपरेशन हुआ 2012 को 7 फरवरी को। उसके बाद मेरा चेकअप था 20 को। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। फिर घर आने के बाद मेरा वो पॉटी के साथ ब्लड आ रहा है, और पीछे जैसे छाले पड़ जाते, कट जाते, ऐसा जलन हो रहा है। मैं हाथ भी नहीं लगा सकती, पानी भी नहीं डाल सकती, बहुत जलन हो रहा है और पॉटी के साथ ब्लड आ रहा है। हेलो। यस हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। जो आपको हाँ, आपका जो ब्लीडिंग हो रहा है नीचे के रास्ते से,
तो उसके लिए आपका सर्जरी जो हो चुका है अभी अगर पॉसिबल है तो आपके सर्जन को आप कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिलहाल के लिए आप ब्लीडिंग बंद होने का दवाई खा सकते हो और लोकली सिर्फ वो वाला एरिया लोकली उसको अभी के लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा जैसे ब्लीडिंग पर रेक्टम लोकल सर्जन के लिए भी उन लोगों का फर्स्ट स्टेज जैसा उनका नॉलेज है, ऐसा कि उनको कैंसर सर्जन ही होना पड़ेगा, तो उनका नॉलेज है तो उस हिसाब से आप उनका कर सकते हो। लेकिन मैम अभी तो जाने फोन हमने किया था तो उन्होंने अभी इति आप किधर रहते हैं? मैम मैं कलकत्ता रहती हूँ। और ट्रीटमेंट किधर हो रहा है कलकत्ता में? कलकत्ता में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, मेरा मुंबई में टाटा मेमोरियल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। अगर आप चाहो तो कोलकाता में आपके वहाँ से नारायण विद्यालय कितना दूर है? हावड़ में पढ़ते हैं वो। हाँ, तो अगर आप चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा कैंसर हॉस्पिटल है और बहुत सारे टाटा पास आउट डॉक्टर्स वहाँ पे हैं। तो अब अगर आप आज चाहते हो तो आप वहाँ पे भी एक अगर पॉसिबल है जाना तो वहाँ पे आप जा। और अभी जो वो जलन ब्लीडिंग बंद होने का दवाई ले सकते हो और फिर लोकल सर्जन को वो ब्लीडिंग का या फिर उस एरिया का कैसे फर्स्ट स्टेज जैसा एक नॉलेज है, सबको है, सब डॉक्टर्स को होता है फर्स्ट स्टेज जैसा, उसके लिए अभी के लिए जस्ट फॉर द टेम्पोरेरी पर्पस अभी के लिए आप कर सकते हो। और अगर चाहे अगर पॉसिबल है तो एक बार नारायण विद्यालय आप अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे डॉक्टर्स टाटा से ही है वहाँ पे। डॉक्टर काबेरी, उनको जो बर्निंग हो रही है उसके लिए आप कोई लोकल ऑइंटमेंट या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जब तक वो डॉक्टर के पास जाए? ऐसे लिग्नोकिन ऑइंटमेंट है, वो एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट है, उसको लगा सकते हो तो बर्निंग सेंसेशन कम होगा वहाँ पे। एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट है, लिग्नोकिन बोलते हैं उसको। गौसिया आप नोट करके देंगे इति को? हाँ मैम, वो एक जेल दिया था हॉस्पिटल से, जब वो जलन होती है तब मैं लगाती हूँ, थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन बाद में जाके सेम जलन होता है पॉटी करने के बाद। तो इसीलिए वही आपको पूरा साफ करने के बाद वो ऐसे करो कि आप उसको लगातार यूज ही करते रहो, है ना। 2-3 घंटे के बाद अगर वो मलहम का इफेक्ट कम हो जाता है तो आप उसके 3 आवरली 4 आवरली आप लगाते रहो, तब के वो जलन वाला सेंसेशन हो ही नहीं। क्योंकि अगर भीतर कुछ है उसके लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन अभी क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो आप इसी को ही कंटिन्यू करते रहो 3-4 आवरली, ताकि आपका सिम्टम्स होने से पहले ही आप उसको लगाते ही रहो ताकि सिम्टम्स हो ही नहीं। और जब भी मौका मिले कैंसर सर्जन को दिखा लेना, मतलब अगर मुंबई में पॉसिबल नहीं है तो कोलकाता में ही सही। ओके मैम, और वो जो पॉटी के साथ ब्लीडिंग हो रहा है, जलन हो रहा है, उसके लिए आप कुछ दवाई दोगे क्या? बर्निंग सेंसेशन के लिए तो आपने बोला कि आपके पास एक मलहम है, वो लगाना, क्योंकि वो टाटा से दिया हुआ है। और ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग बंद होने का कोई भी दवाई है, जैसे एक है ट्रानोस्टेट बोल के है, ट्रानोस्टेट 500 mg, तो वो कोई भी फार्मेसी में मिल जाएगा, तो वो आप दिन में 3 बार लेके खा सकते हो, उससे ब्लीडिंग कम हो जाएगा। मैम और एक बार नाम बताइए। ट्रानोस्टेट, TRA हाँ NO हाँ STAT, स्टेट, ट्रानोस्टेट 500 mg, वो आप दिन में 3 बार करके भी खा सकते हैं। 4-5 दिन खाइए जब तक ब्लीडिंग कम ना हो, तो उसके बाद बंद कर सकते हैं। और मैम वो पॉटी भी थोड़ा टाइट हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, तो आपको पॉटी जितना टाइट होगा उतना ज्यादा ब्लीडिंग होने का चांस है। तो आप कोई भी स्टूल सॉफ्टनर जैसे हो, आप इसोप्रोल ले सकते हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेना, बिकॉज पता नहीं क्यों टाइट होकर रखा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंगे तो फिर कुछ और साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जैसा हर्बल है, इसोप्रोल है, वो ले सकते हो। ठीक है, ओके मैम। और इति जो भी खाने पीने का हम लोग बता रहे हैं, अपना खाना पीना चेंज करिए, उससे भी आपको वो जो हार्डनेस है उसमें फर्क पड़ेगा। और सुदीप, आप आई एम श्योर प्लेटफॉर्म पे है, प्लीज इति से बात करके देखिए कैलकाटा में किसको दिखाया जा चुका है। गौसिया, वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन जी की तरफ से। अमन जी प्लीज।
बाद में पूछा नु थोड़ा बहुत के कुछ है मेरे बुआ तो बस नु कहोगी छाती दुख है। अमन जी आप ऑनलाइन हैं? फिर नु मैं कुछ बता को नहीं पाते। अरे समन जी का कुछ चाहती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं गजाला जी की तरफ से। गजाला जी प्लीज। गजाला फिरदौस। हेलो। हाँ जी प्लीज अपना सवाल पूछें। हाँ जी मैम, मुझे ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस मंथ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। फ्राइडे के दिन मेरा पीरियड छूटा था, उसके बाद रोजा रखने की वजह से गेट रोजा रखी थी। उसके बाद जो इफ्तार की तो शाम से मतलब थोड़ी हल्का थोड़ा सा ना वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है ब्राउन कलर का, उसी से थोड़ी परेशानी हो रही कि आखिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे कोई पेन भी नहीं हो रहा है कहीं पे। आपको आगे कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना, कोई बीमारी है क्या आगे से आपको, या फिर सिर्फ अभी सिर्फ एक वजाइनल डिस्चार्ज वही सिर्फ ओनली कंप्लेन है? मुझे ना पहले ब्रेस्ट में गांठ था, तो यहाँ से ब्रेस्ट में डॉक्टर गांठ है, अच्छा ओके। तो ब्रेस्ट का गांठ और ये वजाइनल डिस्चार्ज इतना रिलेटेड नहीं भी हो सकता है ये। तो नहीं जी बोलिए। तो मैं जब यहाँ से टाटा मेमोरियल गई थी ना, तो वहाँ वो ब्रेस्ट का गांठ जांच में कुछ भी नहीं आया। फिर वो वहाँ से ना हार्मोन की दवाइयाँ दी गई थी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो ठीक हो गया। 3 महीने की ही दवाई दी गई थी, तो बिल्कुल तो आपका ठीक हो गया। कैंसर या वैसा कुछ डायग्नोसिस नहीं है ना? नहीं, कैंसर नहीं निकला था। अच्छा, कैंसर नहीं निकला, तो फिर वजाइनल डिस्चार्ज के लिए इतना नहीं डरना है। वो तो बहुत सारे फीमेल्स को हो सकता है, बहुत फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी न्यूट्रिशन रिलेटेड हो सकता है। तो अगर पॉसिबल है तो गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखा सकते हो, नहीं तो फिर आप फंगल इन्फेक्शन मेन कॉज है, तो कोई भी आपका फार्मेसी में जाके वजाइनल एंटी फंगल क्रीम लगा सकते हो। मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन एंटी फंगल क्रीम है। लेकिन अगर मैम मेरा वहाँ टाटा मेमोरियल में ना फिर नीचे का जांच हुआ था ना, तो उसमें फिर क्या निकला था, तो मैम वहाँ पे मेरा ना लीप किया गया था। क्या था? लीप मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ बीमारी आया। बोला गया कि कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन है 3rd ग्रेड का। हाँ, तो एग्जैक्टली तो वेजाइनल इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत बार बार आ सकता है, और जब आप थोड़े न्यूट्रिशन कम हो जाता है तब वो फिर से हो सकता है। जैसे रोजा आदि में थोड़ा खाने पीने का भी ऊपर नीचे होता है, तो फिर हो सकता है। तो इसके लिए इतना सीरियस नहीं है, आप गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाओ। मेनली फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और नहीं तो फिर क्योंकि आपका इन्फेक्शन का हिस्ट्री है, वो दोबारा वही इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। और तो वो दवाइयाँ फिर आप बता देंगे तो मंगवा मैं लेंगे। गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन वो सब चीज़ों में बिना देखे दवाई देना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर पॉसिबल हो तो फिर कोई भी गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर आपके आजू बाजू के एरिया में, नेबरहुड में कोई अगर है तो आप उनको दिखा सकते हो। थैंक यू मैम। और गजाला कल हमारे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट आएंगे, तो उस समय पे दोबारा क्वेश्चन आप पूछिए। ठीक है। ठीक है गौसी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी थैंक यू सो मच गजाला जी। थैंक यू मैम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, परेश जी की तरफ से है। परेश जी। परेश जी आगे आप अपना सवाल पूछें प्लीज। कुछ प्रॉब्लम है गौसी, आगे लीजिए। हाँ अमन डिल्लोन जी प्लीज अपना सवाल पूछें। आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिमी जी प्लीज। हाँ 1 मिनट। हाँ हेलो। हाँ जी प्लीज। आवाज आ रही है? जी हाँ जी। ये लेफ्ट ब्रेस्ट में है ना, थोड़ा ये अंदर की जो बोन रहता है वहाँ पे थोड़ा दर्द है, तो इज इट साइन ऑफ एनी कैंसर? और थोड़ा दर्द वो मसल स्पैज़म भी हो सकता है। मसल्स में नहीं, मसल्स में नीचे है ना, नीचे है, मसल्स में नहीं। हाँ
बोन की नहीं, वो आपको कभी अगर आपको लगे कि कहीं पे चोट लग गया या फिर कहीं पे जोर से लगा था कहीं पे, वो भी हो सकता है। आपका एज कितना होगा? 37। 37। वैसे तो सिर्फ ऐसे डीप हड्डी के पास जो ऐसा पेन होता है, दैट इज नॉट अर्ली या फिर कोई भी सिम्टम। कैन आई शो यू? आप शो करना चाहते हो? ना आई मीन टू से दिस पोर्शन, और नहीं बट जेंट्स भी रहेंगे ना वहाँ पे। सब है यहाँ पे। सो नो नहीं ऐसे नहीं। I do not think it is something to be very alarming. ये हो सकता है, but to be on a safer side, you can do a mammography because anyways you are above 35 years. 35 years के बाद 35 to 40 years के बाद yearly mammography, routine mammography करना protocol है। आप कर सकते हो, अगर कुछ है तो निकल जाएगा, but I don't think so it is something to be very alarming. क्योंकि वो काफी टाइम से है, यानी नियर अबाउट 3-4 महीने हो गया वहाँ पे। हाँ, तो मुझे लगा, पहले मेरी सिस्टर ने बताया दैट इज बिकॉज ऑफ एसिडिटी या कुछ गैस्ट्रो की वजह से भी वहाँ पे दर्द देता है। सो आई थिंक ये होगा। फिर मैं जब ये प्रेस करती हूँ तब समझ में आता है कि वहाँ पे दर्द है करके। बोन में ऐसा सिम्टम नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर का, नहीं हड्डी पे प्रेस करोगे और होगा, वैसा नहीं होता। नहीं, because that is the curiosity. Let me ask first. And one more thing, मेरी मम्मा जो है वो she was a cancer patient. उनको 2013 में हुआ था। अभी उनके पीछे की साइड में दर्द है। और कौन सा, कहाँ का कैंसर? ब्रेस्ट, लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था। अच्छा, पीछे का। अच्छा, तो ना पीछे का हड्डी पे हुआ है क्या दर्द, या फिर ऐसे? एक मिनट, मम्मी हड्डी में दर्द है क्या आपको? नहीं, यानी कमर में है उनके। वो बोले कि मैं अगर कोई सपोर्ट ले रही हूँ तो बैठ पा रही हूँ, नहीं तो दर्द देता है। अच्छा, तो आप रूटीन चेकअप पे जाते रहते हो अपने? यस, हाँ, तो जाते हैं। हाँ, अगर उनको कुछ सिग्निफिकेंट उनको बोला था ये वाला चीज आपने? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन उन्होंने पहले जब हम लोग गए थे ना तो उनको पैर वगैरह दर्द दे रहा था, तो उन्होंने 8 दिन का कोर्स दिया था कुछ। अच्छा, तो वो कर दिया कंप्लीट। हाँ, तो वो एज के लिए भी हो सकता है, बिकॉज एज के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन क्योंकि आपका मम्मी का कैंसर का भी हिस्ट्री है, तो बेटर की कॉम्प्लेसेंस ना होके, अगर आपका पॉसिबल है किसी को दिखाने के लिए, तो दिखा के एक बार हड्डी। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच सिमी जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडमी नेम से है, प्लीज। हेलो मैम, आप ऑनलाइन हैं? मैम, हमें हमारा एक पेशेंट की तरफ से हमारे काउंसलर के क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी ताकि वो अपने क्वेश्चन का सवाल पूछ सकें। सयानिका जी प्लीज। हेलो मैम। हाँ, बोलिए। मैं অসমীয়াত ক'ব পাৰিম নে? কোৱা। মেম, এজন পেশেন্ট আছে, তেখেতৰ CA প্ৰস্টেট নিচে 60 বছৰৰ ওপৰৰ বয়স হয়, আৰু 3 মাহৰ মূৰে মূৰে তেখেতক এটা ইনজেকশন দিয়া হয় লিউপ্ৰৰাইড এচিটেট বুলি, আৰু ডোজটো হয় 11.25 mg। এতিয়া কি হৈছে, লকডাউনৰ কাৰণে তেখেতে হেতু লব পাৰা নাই 3 মাহৰ মূৰে মূৰে। হেতু যদি মানে ইনজেকশনটো নলয় আৰু কিবা যদি প্ৰবলেম মানে তাৰ উপৰি বেলেগ কিবা লব পাৰে নেকি? হয়, এনেকুৱা নহয়, চাব লাগিব কোনটো ষ্টেজত আছে, কি ট্ৰিটমেন্ট পাইছে, গোটেই ট্ৰিটমেন্ট হিষ্ট্ৰি লাগিব। তেখেতে ক'ত ট্ৰিটমেন্ট লৈ আছিলে? মেম এইমছত লৈ আছে। ক'ত? এইমছত। আচ্ছা, তো আপোনাৰ হেতু আপুনি গোটেই ট্ৰিটমেন্ট হিষ্ট্ৰি চাব লাগিব, কি হেতুতে লৈ আছে, হেতু কিমান এফেক্ট কৰিব নকৰিব। পাৰিলে এবাৰ কনসালটেন্টক সিহঁতৰ মানুহক ফোন কৰিব ক'ব, আৰু নহলে এবাৰ অসমৰ ক'ত থাকে এবাৰ BBC এবাৰ এটেন্ড কৰিব পাৰে। আমাৰ ইয়াতে দিল্লীৰ পৰাই হয়। আচ্ছা, দিল্লীত মানে হয়, তাতে থাকে, কিন্তু আমাৰ তাতে কনসাৰ্ন ডক্টৰছৰ লগত অলপ যোগাযোগৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো কৰিব পৰা নাছিল। আচ্ছা, এতিয়া যদি পাৰে, কিন্তু কিয় কাৰণে এইটো ট্ৰিটমেন্ট হিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কি সেফ হ'ব নে নহয়। আৰু বেলেগ ইউজুৱেলি কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেন্ট বা মেডিচিন বিলাকৰ অল্টাৰনেটিভ ইমান নাথাকে। সো যদি হেতু পোৱা নাই, মেবি হেতুৱে লাগিব। আৰু যদি বেলেগত পোৱা নাই, কিছুমান বস্তু অকল সেই কেঞ্চাৰ ৰিলেটেড হস্পিটেলছ বিলাকতে পায়, সো লোকেল ফাৰ্মাচিটো নাপায়। সেইকাৰণে যদি পাৰে, এইমছটো খোলা আছে মই জানা, তো যদি পাৰে তাতে এবাৰ কন্টেক্ট কৰিব দিব। আৰু কেঞ্চাৰ পেশেন্ট বিলাকত মই জানাতো সিহঁতৰ ট্ৰিটমেন্ট চলি আছে, যিমান দূৰ পাৰে কন্টেক্ট কৰিব।
थैंक यू थैंक यू सो मच सयानिका जी। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रीटा जी की तरफ से। रीटा जी प्लीज। जी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैम, मेरे बाएं कान में दर्द रहता है और दोनों हाथ और पैर में झुनझुनी सा एनी टाइम रहता है। अच्छा, आपका वैसे बीमारी कहाँ था और आपने उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किया था? मेरा बीमारी दाहिने तरफ ऑपरेशन हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर। आप कीमोथेरेपी लिए थे? क्या? कीमोथेरेपी इंजेक्शंस लिए थे क्या? कीमोथेरेपी लिए थे क्या? कीमोथेरेपी आपने लिया था? दवाई। मुझे आवाज अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है। तो अगर कीमोथेरेपी लिया है तो फिर कान का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कान में इफेक्ट करता है कीमोथेरेपी की जो भी दवाइयाँ है। थोड़ा सुनने में भी तकलीफ हो सकती है, कभी कभी दर्द हो सकता है, कभी कभी आपका कान भारी भारी लग सकता है। तो वो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स होता है वो सब। तो एक हम लोग उसके लिए एक बार टेस्टिंग करते हैं, एक हियरिंग टेस्ट होता है। तो टेस्टिंग करके देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस लेवल पे है। अगर आपका भारी भारी है, माना कभी कभी कानों में कुछ ऐसे पानी जैसा जमा हो जाता है, तो उसके लिए दवाई अलग है। और अगर नर्व इफेक्ट किया है तो उसके लिए दवाई अलग है। लेकिन वो बीमारी ब्रेस्ट कैंसर के साथ यूजुअली रिलेटेड नहीं होता, वो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है। और रिगार्डिंग आपका जो झिनझिनाहट होती है हाथों का, अगर वो सेम साइड ऑफ द ब्रेस्ट जहाँ पे आपको बीमारी हुई है उसी साइड में अगर है तो वो सर्जरी रिलेटेड हो सकती है। लेकिन अगर वो उल्टा साइड में है तो वो भी कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज कीमोथेरेपी नर्व को भी कभी कभार इफेक्ट करती है, उसका साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी होती है। गौसिया बाद में उनको समझा देंगे ठीक से। अभी डॉक्टर मस्ट बी बिजी, तो आप एक आध क्वेश्चन और ले लो सो दैट वी कैन। हाँ जी, सुमित सोनी जी प्लीज अपना सवाल पूछें। हाँ जी मैम, वो पोटी में ब्लीडिंग उनको बताइए ना, तो वो टेबलेट मुझे भी लिखा दे, तो मेरी भी ये प्रॉब्लम है मैम। ठीक है, मैं दवाई फिर से बताती हूँ, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ जी। हाँ, TRA NO STAT। हाँ जी। हाँ जी मैम। 500 mg है, दिन में 3 बार तक ले सकते हो। टेबलेट है मैम ये? टेबलेट। हाँ जी, 3 बार। मैम ये क्यों होता है? मेरे भी जैसे मैंने बच्चेदानी का कैंसर था, मेरे 14 महीने हो गए उसको, 8-9 महीने से मैम मेरे को यही प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग होती है। दिखाया उसके लिए? दिखाया? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने मुझे स्प्रे वगैरह दी थी। उसको मैं जैसे लगाई 20-22 दिन तो मेरे ठीक रहा। उसके बाद मैम फिर वही कंडीशन हो जाती है मेरी। माना क्या है, आपको ये बीमारी के लिए भी हो सकता है, बिना देखे तो बताना प्रॉब्लम है, बिकॉज आपका जहाँ पे आपको बीमारी हुई थी और ये जो पोटी का रास्ता है वो बहुत आजू बाजू में है, तो यहाँ का चीज वहाँ में थोड़ा बहुत स्प्रेड हो भी सकता है, बिना देखे बताना मुश्किल है। और नहीं तो फिर ये कम्प्लीटली डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि आपका पोटी के रास्ते पे बीमारी नहीं है, वो टोटली डिफरेंट एक एंटिटी, पाइल्स बोलते हैं हम लोग, जिसका वैसे भी थोड़ा पोटी हार्ड होता है, उसको पाइल्स का प्रॉब्लम होती है, और पाइल्स के लिए भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो बिना देखे तो बताना मुश्किल होगा। तो फॉर नाउ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप ये दवाई ले सकते हो, उसके बाद किसी को दिखा लेना। दिखाया तो मैम, डॉक्टर ने रिपोर्टें सारी कराई हैं, सब रिपोर्टें तो नॉर्मल आई मैम। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद पाइल्स होगा फिर से, क्योंकि पाइल्स इतना रिपोर्टिंग में नहीं आता, वो सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस है। और पोटी भी ब्लैक आती है मैम, ये क्यों, दवाई की वजह से आती है या यूजुअली आयरन टैबलेट से पोटी ब्लैक आती है, कोई कुछ खाने से भी पोटी ब्लैक हो सकती है, लेकिन अगर आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर कोई अपर एब्डोमेन में ऊपर के पेट की तरफ अगर कहीं पे कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें भी लेकिन पोटी ब्लैक हो सकती है। तो देख लेना आपका कौन सा फिट होता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनी जी। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी अपने पेशेंट की तरफ से सवाल पूछ रही हैं। मीनाक्षी जी प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
मैम एक पेशेंट है संतरो, उनका क्वेश्चन है ये, उनको CA इसोफेगस है, अभी चेस्ट में पेन हो रहा है और BP फ्लक्चुएट हो रहा है उनका। कितना दिन से हो रहा है ये चीज? मैम 3-4 दिन से हो रहा है। 3-4 कहाँ पे रहते हैं वो? उसका इज इट पॉसिबल कि वो अपने कंसल्टेंट या फिर ट्रीटिंग सर्जन के पास ट्रीटिंग डॉक्टर है? क्योंकि इसोफेजियल ग्रोथ में चेस्ट में बोले आपने ब्लीडिंग है और सॉरी पेन है और उसके बाद आपका BP फ्लक्चुएट कर रहा है, तो बहुत सारे हमारे नर्वस सिस्टम उस साइड से जाते हैं इसोफेगस के आजू बाजू से। तो हम लोग एक वेगल सिस्टम है हमारे, तो हमारे बॉडी के सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो अगर वो कभी इफेक्ट होते हैं तो हमारा BP फ्लक्चुएट हो सकता है या फिर पल्स भी फ्लक्चुएट हो सकती है, चक्कर आदि भी आ सकते हैं, तो वो थोड़ा क्रिटिकल माना जाता है। तो अगर हो सके तो जितना जल्दी किसी को दिखा लेवे, ऐसे घर में बैठ के अच्छा हो जाएगा सोचने ना दे। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, Meenakshi ji. And if you don't mind, can we take last question? Sure. Thank you. मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री जी की तरफ से। गायत्री जी प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैम। जी बोलिए गायत्री जी। हाँ 2 वीक से मुझे थोड़ा चेस्ट में पेन हो रहा है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है। मेरा 2016 में कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी हुआ था अगस्त 2016 में। अभी उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है और थोड़ा सा जब भी कुछ काम करती हूँ तो थोड़ा सा दम लगने जैसा होता है। मैंने चेस्ट एक्सरे निकाला तो उसमें तो कुछ मतलब सिर्फ ये आया है, क्लियर ही है, कुछ नहीं है उसमें, और ECG भी किया। बट अभी भी मुझे थोड़ा सा सुबह उठती हूँ तो आज थोड़ा सा कफ में रेड कुछ दिखा, लेकिन एज सच फीवर कोल्ड कफ कुछ नहीं है। आपको कहाँ का बीमारी था? ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट का ही था। उसके लिए नहीं भी हो सकता। लेकिन आपका हीमोग्लोबिन आदि चेक किया है? ब्लड टेस्ट किया था? 3 मंथ्स पहले हुआ था। वो सब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा 3 मंथ्स पहले 12 था, CBC किया था। हाँ 12 बहुत बढ़िया है। तो आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक्चुअली कोरिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के लिए ऐसे अचानक अगर कहीं पे स्प्रेड आदि होगा, बहुत एडवांस स्टेज होगा तो ठीक है, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि उस हिसाब से आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं, तो उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आप देख लो ये लोकल जो चीज हो रही है, तो आप थोड़ा अपने आप को ये सब से बचाना, उसके लिए भी हो सकता है। और एक्सरे ठीक है, नॉर्मल है, वो बहुत अच्छा चीज है। एक्चुअली एक्सरे में आपको शो करूँ, एक्चुअली उसमें PNEOMITIS न्यूमोनियाटाइटिस ऐसे कुछ लिखा था, लेकिन मैंने फिल्म दिखाया लोकल डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला इट्स नॉर्मल, कुछ नहीं है करके। हेलो। हाँ जी 1 मिनट। हेलो गायत्री जी 1 मिनट। कावेरी मैम। हेलो गायत्री, आप किधर से हैं? मैं कामोठे से, पनवेल। और कौन से हॉस्पिटल में आपने अपना इलाज कराया? टाटा में? एक्ट्रैक्ट में। एक्ट्रैक्ट में कराया? तो अभी एक्ट्रैक्ट तो खुला हुआ है ना, आप एक बार जाके दिखा क्यों नहीं लेते हैं उधर? पनवेल से दूर भी नहीं है। यहाँ से जाने की एक्चुअली मैंने पूछा तो उधर फॉलो अप तो बंद है, अभी फॉलो अप नहीं है, चालू नहीं है फॉलो अप। नहीं, आपको तो प्रॉब्लम हो रही है ना अभी। अगर आपके कफ में आपको 1-2 दिन अभी और वेट करिए, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम रहती है और अगर आपको कफ में लगता है कि ब्लड आ रहा है, तो फिर डॉक्टर कावेरी हैज कम आई थिंक ऑन द नेटवर्क। आपने चेस्ट एक्सरे कितना दिन पहले किया था? चेस्ट एक्सरे मैंने एक हफ्ता पहले किया था। जैसे रूबी मैडम ने बताया कि अगर पॉसिबल है तो आप जाके दिखा के आओ, बिकॉज ये रूटीन फॉलो अप नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है। मे बी जो आपका जो सिम्टम्स है वो आपके पुरानी बीमारी के साथ
कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीमारी तो बीमारी है। अगर वो लोग बोल दे कि आपको कुछ नहीं है तो ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, लेकिन कुछ भी नहीं है सोच सोच के घर में बैठना भी कभी कभी रिस्की हो सकता है। तो अगर आपको एक्ट्रेक्ट जाने में सुविधा है तो एक बेहतर है कि आप दिखा के आ जाओ। अदरवाइज इसके लिए मेरे को माना बाकी तो कोरिलेट नहीं कर रहा है आपका सिम्टम और आपका जो भी है, क्योंकि आपका एक्सरे नॉर्मल है, खांसी में थोड़ा बहुत निकला है। मैं आपको एक्चुअली एक्सरे पढ़ के बताऊं, आपको एक्सरे का रिपोर्ट पढ़ के बताऊं? आप मतलब बता रहे थे कि निमोनिया है, कुछ है बोल रहे थे आप। हाँ, एक्सरे वो में निमोनिया आया है, बट वो मैंने लोकल डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पे 2-3 MBBS डॉक्टर है, उनको फिल्म दिखाया तो उन्होंने बोला फिल्म में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। उन्होंने रिपोर्टिंग में क्या है, क्यों किया पता नहीं। रिपोर्टिंग में क्या है, आप रिपोर्टिंग में निमोनिया आया है आपका? हाँ, निमोनिया मतलब एक मिनट, रिपोर्ट तो है निमोनिया मतलब आया है तो हो सकता है NEOMITIS निमोनाइटिस। तो आपका इन्फेक्शन आया है, आपका एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, निमोनाइटिस है। निमोनाइटिस इज अ सॉर्ट ऑफ लंग इन्फेक्शन। तो लंग इन्फेक्शन में आपको कभी कभी सांस में तकलीफ हो सकती है, आप डॉक्टर को दिखाओ, चेक नॉट टाटा वाले, लेकिन बाजू में भी जो भी डॉक्टर है आप आवाज नहीं आ रहा है। निमोनाइटिस आप मतलब आप डॉक्टर को दिखाना, भले अगर टाटा के डॉक्टर नहीं भी है, कोई अगर लोकल डॉक्टर भी है या फिर कोविड हॉस्पिटल में भी अगर दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, बिकॉज निमोनाइटिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो सारा थोड़ा क्रिटिकल सिम्टम्स है, तो आप दिखाना। आपका एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, आपको इन्फेक्शन है, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट नहीं, निमोनाइटिस। उन्होंने क्या लिखा है, पैची पैची निमोनाइटिस। मैं तो आपको बोलती हूँ, हेलो, मैं तो आपको बोलती हूँ कि आप जाके दिखा के गौसिया उनको बोलो एक बार कोविड सेंटर में भी जाके दिखा के आवे, बिकॉज उनको थोड़ा कफ भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, और पैची निमोनाइटिस बहुत टिपिकल है कोविड निमोनिया के, क्योंकि उनका जरूरी नहीं कि 100% लोगों को फीवर होगा, किसी को फीवर नहीं भी हो सकता है। तो ऑलवेज बेटर कि वो एक बार जाके दिखा, टू बी ऑन अ सेफर साइड, और नहीं तो फिर उसको निमोनिया के लिए भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। जी गायत्री जी, प्लीज आप अपने नजदीकी डॉक्टर्स के पास जाएं, उनको एक बार अपना चेकअप करा लें, क्योंकि मैम जैसे कह रही हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है, इन्फेक्शन शो कर रहा है, तो आप प्लीज डॉक्टर को विजिट करें और एक बार वापस से क्लियर कर लें, जो भी होगा डॉक्टर्स दवा दे देंगे, ठीक है। एंड अगर आपको और भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो हम आगे आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम। Thank you so much, Dr. Kaveri. I can see that you are very busy and I'm sure you are tied up, but still thank you so much for joining us, because it means so much to me and the patients and everybody. Thank you so much. Thank you so much Ruby मैम, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हुए। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप जब अपना सवाल पूछते हैं तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा क्लियर रख के पूछें, ताकि सामने वाला आपको बराबर से उसका जवाब दे सके। एंड आप लोग प्लीज अपना ध्यान दें, एंड जिनका हम सवाल आज नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, कल हमारे साथ फिर डॉक्टर जुड़ने वाले हैं, तो आप उस समय अपना सवाल पूछ सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिए, कल हम फिर मिलेंगे 11:15 पे। आप सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं, तो प्लीज इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे YouTube चैनल्स हैं संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर के नाम पे,
आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे रिलेवेंट वीडियोस होते हैं वहाँ पे जो आपकी मदद कर सके। बहुत सारे क्वेश्चंस हो जो होंगे आपके खाने पीने को लेके होगा, किसी परेशानी को लेके होगा, सोने को लेके होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें जुड़ी, एक दूसरे से जुड़ी होती है ये सारी चीजें। उन सारी चीजों को लेके हमने हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उन सबको देख सकते हो। और नए नए वीडियोस जो हम डालेंगे आप उन्हें भी देख सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारे रूबी मैम का भी चैनल है, उन रूबी आलूवालिया नाम से। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है रूबी मैम की बातें सुनना, तो अगर आप और मैम से जानकारी ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much for joining us. Ma'am, would you like to say something? या गौसिया, ये गायत्री अभी लाइन ऑनलाइन है क्या? देखे एक मिनट। गायत्री जी नहीं, नहीं है। अच्छा, और अगर किसी के पास बॉम्बे टीम में से गायत्री का नंबर है और तो मेरी बात करा दे, अदरवाइज कल सुबह एक बार गायत्री से बात कर लेंगे हम लोग। हाँ जी मैम। मैं कह रही हूँ बॉम्बे टीम में अगर किसी के पास गायत्री का नंबर है तो एक बार वो मुझसे बात कर ले। मैं एक दो चीजें बताना चाह रही थी गायत्री को, नहीं तो कल सुबह जब हम सेशन शुरू करेंगे तो गायत्री से एक बार बात करा जी जरूर। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग हमें आज ज्वाइन करें। खुश रहिए, दिल से खुश रहिए, आसपास खुशी मना के रखिए। कल हम फिर मिलेंगे 11 बज के 15 मिनट पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।